हेलो एवरीवन, कैसे हैं बेटा आप सब। जैसे कि हमने लास्ट क्लास 11th की आपकी अकाउंट्स में हमने कुछ टॉपिक कवर अप किए थे। लास्ट क्लास में जो हमने मेन टॉपिक कवर किए थे वो था हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था अकाउंटिंग का। फिर उसके बाद हमने एडवांटेजेस किए थे अकाउंटिंग के। फिर उसके साथ हमने क्या किया था, एक टॉपिक किया था लिमिटेशंस के बारे में पढ़ा था। ठीक है, लिमिटेशंस को पढ़ने के बाद फिर उसके लिमिटेशंस हमने पढ़ी कि अकाउंटिंग में क्या क्या कमियां रही। ठीक है, कुछ ना कुछ तो ड्रॉबैक रहेगा ही। ठीक है, फिर उसके बाद बेटा हमने टॉपिक जो शुरू किया था लास्ट क्लास में, हमने जो कवर अप किया था वो था हमारे एक रोल ऑफ अकाउंटिंग इन बिजनेस। रोल के बारे में पढ़ा कि बिजनेस अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें अकाउंटिंग का क्या रोल है, क्या बेनिफिट क्या है। कि हम बिजनेस में काफ़ी सारी ट्रांजेक्शन्स हैं तो उसके लिए हमें अकाउंट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। हमने उसके बारे में डिस्कस किया था। फिर उसके बाद बेटा हमने ये वाला एक क्वेश्चन पढ़ा था अकाउंटिंग का प्रोसेस, और इसी के साथ अपना लास्ट लेक्चर को एंड किया था। अकाउंटिंग का प्रोसेस सेम आपका वही डेफिनेशन की तरह है, जहाँ पे हमने पहले क्या करना है, उन ट्रांजेक्शनों को आइडेंटिफाई किया, फिर हमने उनकी रिकॉर्डिंग की, फिर क्लासीफाई किया, फिर समराइजिंग वगैरह करके एनालाइज और इंटरप्रिटेशन और कम्युनिकेशन टू द यूजर्स। मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था जब लेक्चर एंड करने में कि हम अगली क्लास में पढ़ेंगे यूजर्स के बारे में। तो बेटा अब वही हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, ध्यान से समझना। अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट होए तो आप उसको ध्यान से समझ के, नहीं समझ आएगा तो आप मुझसे पूछ लेना। अच्छा बेटा, अब अगला जो मेन टॉपिक है वो है हमारा यहाँ पे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के बारे में, कि जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो है क्या। अब एक सिंपल से अगर लेमैन की लैंग्वेज में हम बात करें तो अकाउंटिंग का मतलब तो आपको पता चल गया, ट्रांजेक्शनों को रिकॉर्ड करना, उनके मेजर करना, आइडेंटिफाई करना, वो सारा आ गया, वो हमारा अकाउंटिंग में है। और इन्फॉर्मेशन होगी कोई भी जानकारी, तो अब वो जानकारी किसकी है, जो भी जानकारी, अब अकाउंटिंग की जानकारी को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बोलेंगे। ठीक है, अब ध्यान से पढ़ना, यहाँ पे क्या लिखा है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रेफर्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट जनरेटेड थ्रू द प्रोसेस ऑफ बुक कीपिंग। मतलब जो भी बुक कीपिंग के थ्रू हमने क्या किया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखा। जैसे मैंने आपको बताया था ना लास्ट क्लास में, देखो फर्स्ट क्लास में हमने यही पढ़ा, अकाउंटिंग की ट्रांजेक्शनों को पहले क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करना, फिर मेजर करना, फिर रिकॉर्ड करना, फिर उसको क्लासीफाई करना। ये सारे के सारे जो स्टेप्स थे हमारे कहाँ थे, बुक कीपिंग में। अब यहाँ पे भी यही पढ़ो, उसने क्या लिखा हुआ है, अकाउंटिंग का मतलब क्या हो गया, रेफर्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट जनरेटेड थ्रू द प्रोसेस ऑफ बुक कीपिंग। मतलब जो भी इन्फॉर्मेशन हमें किसके थ्रू मिली हुई है, बुक कीपिंग के थ्रू मिली हुई है। ठीक है, अब उसने लिखा हुआ है यूज ऑफ विच हेल्प्स द यूजर्स टू अराइव एट द डिसीजन। हमने भी यहाँ पे एडवांटेज में भी पढ़ा ना बेटा कि क्या था, जो भी हमें अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है बहुत यूजफुल होती है। कल को अगर हमने कोई भी बिजनेस में डिसीजन लेना है तो हम इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बिहाफ पे ले सकते हैं। ठीक है, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट सो जनरेटेड आर द इनकम स्टेटमेंट। अब इनकम स्टेटमेंट में क्या है, जहां से हमें पता चले हमारी इनकम कितनी है, यानी कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है। और दूसरा हमें क्या पता चल जाए, हमारी पोजीशन स्टेटमेंट। पोजीशन स्टेटमेंट का मतलब क्या हो गया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वो हमें किसके पता चलेगी, बैलेंस शीट्स के थ्रू पता चलेंगी। अब यहाँ पे हमने 3 इन्फॉर्मेशन के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले पढ़ना है इन्फॉर्मेशन प्रॉफिट या सरप्लस के बारे में, इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू किसके बारे में, फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में, और तीसरा हमने किसके बारे में पढ़ना है, कैश फ्लो। ये अब 3 पॉइंट्स को हम अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखो सबसे पहला पॉइंट, अभी जब तक हमने अभी जितनी भी क्लासेस है मैंने आपको यही बोला कि हम अकाउंट्स को बना रहे हैं किसके लिए, ताकि मेरे को पता चल जाए मेरा प्रॉफिट कितना है, मेरा लॉस कितना आ रहा है। ठीक है, क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, तो वही पहला पॉइंट यहाँ पे आ गया। हमने यहाँ पे क्या बना रहे हैं, मैंने आपको पहली क्लास में भी बताया था ना, हम यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं ताकि मुझे प्रॉफिट पता चल जाए। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट से मुझे ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस के बारे में पता चलता है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से मुझे किसके बारे में पता चलेगा, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस वो होता है जो प्रॉफिट हमें हुआ है किस पे, ट्रेडिंग के टाइम पे, और जो फाइनल कंज्यूमर तक माल पहुंचने पे उसमें हमारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट खर्चा ऐड और लेस होने के बाद जो हमें प्रॉफिट मिलता है वो कौन सा आ गया, हमारा नेट प्रॉफिट। इस टॉपिक को पूरा हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ये हमारा पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये चैप्टर है। ठीक है, अब देखो लिखा हुआ ना, द इनकम स्टेटमेंट मेक्स अवेलेबल द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रॉफिट अर्नड और लॉस इंकर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ अ बिजनेस ऑपरेशन एंड और अदरवाइज ड्यूरिंग द अकाउंटिंग। मतलब इससे हमें क्या, पूरे साल का प्रॉफिट या लॉस के बारे में पता चल रहा है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या आ गया बेटा, हमारा इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब क्या हो गया, बैलेंस शीट। मतलब इससे हमें फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता चलता है, कितने हमारे पास एसेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज हैं। बस इसके बाद की जो अगली क्लास होगी हम उसमें यही सारी टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, एसेट क्या है, लाइबिलिटी क्या है, तो उसमें आपको ये पूरा
क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं, एसेट हो गए जो जो चीज़ें मेरे पास हैं, जिन चीज़ों का मैं मालिक हूँ। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल क्या हो गया, बिल्डिंग हो गई, ज़मीन हो गई। ठीक है, तो ये सारे के सारे जिन चीज़ों की वैल्यू और जो बंदा उसको ओन करे तो वो आ गया हमारा एसेट्स। और लाइबिलिटीज़ में क्या आ गया, लाइबिलिटी का इन शॉर्ट अगर हिंदी में मतलब हम बोले तो वो क्या होता है, उधार। तो जो फाइनेंशियल पोजीशन है ना, ये पूरी हमें इन्फॉर्मेशन किसके बारे में देती है, हमारे एसेट्स कितने हैं, लाइबिलिटीज़ कितनी है और कैपिटल कितना है। ठीक है, फिर उसके बाद अगला पॉइंट आ गया हमारा कैश फ्लो। कैश फ्लो, इन्फॉर्मेशन अबाउट कैश फ्लो। कैश फ्लो का सिंपल सा मतलब है कि कितना पैसा हमारे बिजनेस में आ रहा है और कितना पैसा जा रहा है। मतलब इन शॉर्ट ये देख लो, यहाँ पे लिखा हुआ ना, इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड। मतलब एक साल के अंदर अंदर हम देख रहे हैं मेरे बिजनेस में कितना पैसा आया और कितना पैसा मेरे बिजनेस से किया। तो वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन भी हमें किसके थ्रू, अकाउंटिंग के थ्रू मिल जाती है। ठीक है, अब उसके बाद जो अगला टॉपिक सिंपल सा आ गया यहाँ पे हमारे पास, वो आ गया क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब यहाँ पे हमने फीचर्स पढ़ने हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने किसके, अकाउंटिंग जो हमने टॉपिक ऊपर पढ़ा, अब उसी के हमने क्या पढ़ना है यहाँ पे, उसकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के बारे में। सबसे पहला पॉइंट क्या है, रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब क्या हो गया, विश्वास करना। अब जो भी इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है वो क्या है, उस पर हम विश्वास कर रहे हैं, मतलब वो वेरीफाइबल है, उसमें कोई भी भेदभाव नहीं है। दूसरा पॉइंट आ गया यहाँ पे रेलिवेंस। रेलिवेंस का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया रेलिवेंट होनी चाहिए। जो भी हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो रेलिवेंट होनी चाहिए, ताकि यूजर्स जो हैं उसके हिसाब से प्रॉपर डिसीजंस को ले पाएं। तीसरा पॉइंट आ गया अंडरस्टैंडेबिलिटी। अंडरस्टैंडेबिलिटी का मतलब क्या हो गया, जो भी इंफॉर्मेशन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मिल रही है वो इस मैनर में मिलनी चाहिए, जो भी यूजर्स जिन्होंने उसको देखना है, समझना है, उनको वो चीज़ आराम से समझ आ जाए। उसके बाद आया बेटा चौथा पॉइंट आ गया कंपैरेटिबिलिटी। कंपैरेटिबिलिटी का मतलब क्या हो गया, कंपैरिजन। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, दो वर्ड्स होते हैं, एक तो हमने वर्ड डिस्कस किया था इंट्रा फर्म कंपैरिजन और दूसरा हो गया इंटर फर्म कंपैरिजन। जैसे मान लो दो कोई भी बिजनेस है, अगर उनके खाते प्रॉपर बने हुए और मैं क्या करता हूँ, एक बिजनेस के खातों को दूसरे बिजनेस से कंपेयर करूँ तो उसको बोलते हैं हम इंटर फर्म कंपैरिजन। इंटर हो गया जब हम एक का दूसरे से कंपेयर करें, और अगर हम एक ही बिजनेस के अंदर दो चीज़ों को कंपेयर करें, मतलब कितनी सेल हुई, कितना परचेज हुआ, या कितना मेरे पास पैसा आ रहा है, कितना पैसा मेरा जा रहा है, तो अगर हम एक ही बिजनेस के अंदर दो चीज़ों को कंपेयर करेंगे तो वो होगा हमारा इंट्रा फर्म कंपैरिजन। और इंटर का मतलब क्या हो गया, इस फर्म की कितनी सेल थी और इस फर्म की कितनी सेल थी। जब दो फर्म्स की सेल्स को देखेंगे अलग अलग, तो वो वहाँ पे कंपैरिजन को क्या कहते हैं, हम इंटर फर्म कंपैरिजन बोलते हैं। ठीक है, अब बेटा जो आपका टॉपिक था अगला, जो यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अब देखो, एक तो हमारे पास यहाँ पे होते हैं इंटरनल यूजर और एक होता है एक्सटर्नल यूजर। अब जैसे कोई भी हमने क्या किया, बिजनेस खोला, ठीक है, अब उस बिजनेस का क्या होएगा, कोई जैसे कोई भी मान लो एक दुकान है, ठीक है, अब उस दुकान में कोई ओनर होएगा, उसने अपनी मैनेजमेंट की पूरी टीम रखी होएगी, फिर उसके बाद उसके एम्प्लॉयज वर्कर्स होंगे, तो मतलब जितने भी बंदे अंदर के हैं उस ऑर्गेनाइजेशन, वो सारे के सारे के हैं हमारे इंटरनल यूजर्स। और एक्सटर्नल यूजर्स कौन हो गए, जो बाहर के बंदे जो हमारे बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, अब पहला देखो इंटरनल यूजर्स का मतलब क्या हो गया, देखो दो तरह की कैटेगरी आ गई। एक तो आ गया हमारे पास, देखना, एक आ गया हमारे पास इंटरनल यूजर और दूसरा कौन सा आ गया हमारे पास, यहाँ पे आ गया एक्सटर्नल यूजर। इंटरनल यूजर में सबसे पहला कौन हो गया, ओनर। ओनर वो बंदा हो गया जिसने पैसा लगाया है बिजनेस में, जिसने बेटा पहले पैसा लगाया और उसने रिस्क उठाया है। कल को उसने पैसा लगाया, कहीं उसका पैसा डूब जाए या कुछ भी, मतलब उसने रिस्क उठाया, तो उसको पहले पूरा पता होना चाहिए उसके बिजनेस में कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस। दूसरा पॉइंट यहाँ पे आ गया मैनेजमेंट। मैनेजमेंट भी क्या करती है, पूरा देखेगी कितना हमारे पास, देखो लिखा है ना, द मैनेजमेंट मेक्स एक्सटेंसिव यूज ऑफ द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू अराइव एट द इन्फॉर्म्ड डिसीजन रिगार्डिंग, मतलब क्या सेलिंग प्राइस रखेंगे, क्या कॉस्ट होएगा, कैसे कॉस्ट को हम खत्म करें, कम करें, फिर उसके बाद अगर पैसा बच रहा है तो उसको हम कैसे इन्वेस्ट करें किसी और नए प्रोजेक्ट में। तो ये मैनेजमेंट ने पूरे प्रॉपर डिसीजन लेने पड़ेंगे। अगला पॉइंट आ गया एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स, मतलब यहाँ पे हमने ये देखना है एम्प्लॉयज और वर्कर्स। अब एम्प्लॉय और वर्कर है ना जितने भी, वो भी देखेंगे इस फर्म में बड़ा पैसा आ रहा है तो हमारा बोनस बढ़ाए, या सॉरी हमें बोनस दे, हमारी सैलरी बढ़ाए, तो वो भी क्या करते हैं, वो भी हमारी बिजनेस की बैलेंस शीट में इंटरेस्टेड होते हैं। ठीक है, फिर अब उसके बाद आ गया हमारा एक्सटर्नल यूजर। एक्सटर्नल यूजर कौन से होंगे, जो बाहर के बंदे। अब बैंक से अगर हमने लोन लेना तो वो क्या करेगा, हमारी अकाउंटिंग स्टेटमेंट को देखेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखेगा, तभी वो हमें क्या करेगा,
लोन प्रोवाइड करेगा। इन्वेस्टर्स या पोटेंशियल इन्वेस्टर, देखो दूसरा पॉइंट, पहले तो बैंक आ गया, दूसरा आ गया इन्वेस्टर्स या पोटेंशियल इन्वेस्टर। इसका मतलब क्या हो गया, पोटेंशियल इन्वेस्टर मतलब वो बंदा जिसने पैसा लगाना है बिजनेस में, वो भी देखेगा ना इनके पास पैसा है नहीं है, कल को मेरा पैसा डूब तो नहीं जाए। ठीक है, थर्ड पॉइंट आ गया हमारा क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स का अगले चैप्टर, जो सेकंड चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। देखो लिखा हुआ है क्रेडिटर्स आर द दोज पार्टी हु सप्लाई गुड्स और सर्विसेज ऑन क्रेडिट, मतलब वो बंदा जिसने हमारे बिजनेस में उधार पे माल दी है। अब कोई अगर उधार पे माल देगा तो वो पहले देखेगा ना कल को ये पैसा मेरे को वापस करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है, तो वो पहले उनकी फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करेगा बिफोर उनको लोन देने से पहले। फिर उसके बाद आ गया गवर्नमेंट एंड इट्स अथॉरिटीज। गवर्नमेंट एंड इट्स अथॉरिटी का मतलब क्या हो गया कि जितने भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने टैक्स वगैरह लेना है वो भी देखेंगे, या कल को कोई पॉलिसी बनानी है तो वो पहले देखेंगे हमारे खाते, फिर उसी के हिसाब से क्या करेंगे, अपनी पॉलिसीज को बनाएंगे या उसी हिसाब से क्या करेंगे, टैक्स लेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ ये यूजर्स के बारे में हमने पढ़ लिया थोड़ा बहुत। आप देख लेना बेटा, अगर कहीं डाउट होएगा तो आप मेरे से वो टॉपिक पूछ लेना। ठीक है, थैंक यू सो मच।